नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कि अगर एक तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट और दूसरी तरफ से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाते हैं तो कौन सा लॉ है जो कि प्रिवेल करेगा। अब उससे पहले हमें समझना होगा ये क्वेश्चन कि ये दोनों आमने सामने किस तरीके से आ सकते हैं और कहां पे लिखा हुआ है कि कौन सा एक्ट प्रिवेल होगा। तो बेसिकली हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इन डिटेल। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद सम इंटरेस्टिंग एंड इजी एग्जांपल्स। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। Students, you can connect with me on my personal Telegram channel and on this LinkedIn account, and here are the respective links. चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ए बी को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है तो किस किस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है? बाय यूजिंग सेल, लीज, गिफ्ट, मॉर्टगेज, एक्सचेंज। अब अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपने इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा होगा। एक तरह से कहा जाए तो आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 50% से ज्यादा सिलेबस यही है, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज यही हैं जहां से आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस फॉल करते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सेल, लीज, गिफ्ट, मॉर्टगेज या एक्सचेंज का। अब आते हैं कि ये दोनों लॉस, जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट की या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, आमने सामने आ कैसे सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 17। इवन आप सेक्शन 49 भी इसके साथ पढ़ सकते हैं। 17 का एग्जांपल ले लेते हैं। 17 ये कहता है कि ये लिस्ट ऑफ कुछ डॉक्यूमेंट्स है और अगर आप इनमें डील करते हैं जिनकी वैल्यू जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की मोर देन 100 रुपीज है, तो रजिस्ट्रेशन इज समथिंग विच इज मैंडेटरी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोई भी राइट्स या ड्यूटीज क्रिएट ही नहीं करेगा, उसकी वैल्यू होगी 0, उसको माना ही नहीं जाएगा। और इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, फार्म हाउस खरीदते हैं, कोई भी पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा हम रजिस्ट्री जरूर कराते हैं, वो इसीलिए कराई जाती है। ठीक है जी, तो यहां पे हो गया आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये बात कहता है। अब मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और वो उस डॉक्यूमेंट का क्या कराना चाहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है कि मुझे तो यही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। देखिएगा, मान लीजिए ए ने इस प्रॉपर्टी को बी को दे दिया लीज पे, लेकिन वो लीज डीड रजिस्टर्ड ही नहीं कराई। और क्योंकि लीज डीड रजिस्टर नहीं कराई, बाद में इन्होंने ए ने बी को उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया। अब जब उस प्रॉपर्टी से निकाल दिया और कह रहे हैं तुम पैसे ले लो, तुम्हें कहीं और मैं प्लेस दे दूंगा, कोई और लोकेशन दे दूंगा, जो लेना है ले लो, बस ये प्रॉपर्टी छोड़ दो। अब बी चाहता है मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है और मैं एज पर टू द लीज डीड जिस प्रॉपर्टी की बात हुई थी वही लूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि वो रजिस्टर नहीं करा रखी। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है कि वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो 0 है। अब यहां पे तो क्या आप इस डीड पे क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो? और अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम करवा लेते हैं, मान लीजिए अगर हम करवा सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो फिर रजिस्ट्रेशन की तो उस प्रोविजन की तो जो वैलिडिटी होगी वो तो नल एंड वाइड हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, कोई भी वो करवाएगा ही नहीं कि भाई हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करा ही लेंगे। तो इस तरीके से ये जो मैंने पूरा एग्जांपल आपको दिया, इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको ये समझाना कि ये दो लॉज आमने सामने कॉन्ट्रडिक्शन में आ कैसे सकते हैं। अब हम आते हैं आंसर पे। आंसर क्या होगा, कौन प्रिवेल करेगा किसके ऊपर। अब आते हैं सेक्शन 3 पे। ये देखिएगा, पहले सेक्शन 3 के हम बी पे जो है उस पे फोकस करेंगे, उसके बाद पूरा ही करेंगे सेक्शन 3। तो ठीक है, अभी आप यहां से पढ़िएगा स्टार्टिंग से। नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, इसका मतलब नथिंग इन दिस एक्ट का मतलब ये बात कर रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, इस एक्ट में ये नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो इफेक्ट है डॉक्यूमेंट्स पे, उसको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। कौन? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो सीधा सीधा आपको क्या बोल दिया गया, सीधा सीधा अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो यही कहा जाएगा कि आपका जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा ओवर किसके? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। सिंपल सा पॉइंट है, इसी पॉइंट में और आगे बढ़ते हैं। अभी
अब अगर मैं अपने वापस से उसी एग्जाम्पल पे आ जाऊं, तो बेसिकली आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा ही नहीं सकते हो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप खुद को कह सकते हो कि अगर उसने लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच किया है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वही प्रॉपर्टी लीज में चाहिए और मैं कोई और डैमेजेस या कुछ और मुझे जो है नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पे करा सकते हो। अब इसी एग्जांपल में एक पॉइंट और समझते हैं। अगर लीज डीड का किसी ने ब्रीच किया है तो आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, कोई डाउट है ही नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको यह कहता है कि अगर ब्रीच हुआ है तो हम आपको डैमेजेस दिला देंगे। तो अब क्वेश्चन एक और आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है डैमेजेस ले लो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले लो। तो अब जो पर्सन है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, क्या वो सिर्फ डैमेजेस ले सकता है, या वो सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है, या वो इन दोनों चीजों को ले सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। और इसका आंसर आपको मिलता है ए में। ए क्या कहता है? नथिंग इन दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शैल बी डीम्ड to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract। इसका मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको डिप्रीव नहीं करेगा, आपको किसी तरीके से नहीं रोकेगा, आपके लिए परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, आपको डैमेजेस लेनी है, या आपको दोनों चीजें चाहिए, ये एग्रीव्ड पार्टी डिसाइड करेगा। ठीक है जी। अब यहीं पे एक छोटा सा एडिशनल पॉइंट, अगर आप सेक्शन 10 भी पढ़ेंगे ना, तो सेक्शन 10 का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी, वहां पे भी ये बात कही गई है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। वहां पे भी कौन प्रिवेल करेगा? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ही प्रिवेल करेगा। आप सेक्शन 10 को भी एक बार यहां पे रेफर कर लीजिएगा। अब इतना सारा स्टोरी होने के बाद एक क्लाइमैक्स भी है, और वो क्लाइमैक्स क्या है? एंड दैट इज दिस थिंग, ये दिस इज द क्लाइमैक्स पार्ट। इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब इतने पार्ट में ये जो हमारा ग्रीन पार्ट था, इसमें क्या कंक्लूजन हुआ है? इसमें कंक्लूजन ये हुआ है कि आपका पहले तो यहां पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रिवेल करेगा, और यहां पे भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को, वो जो है, आप वहां पे भी डैमेजेस लेना चाहते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन दिस इज द क्लाइमैक्स पार्ट। ये क्या कहता है? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरिन, कुछ चीजों को छोड़ के, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरिन, दिस इज द क्लाइमैक्स पार्ट। कि कुछ को छोड़कर, इनको छोड़कर, इनका मतलब इसके अलावा अगर कहीं कुछ होगा तो वहां पे आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। सो दैट वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 3, जो कि है आपका एक सेविंग क्लॉज। I hope this concept is clear to you. Still, if you have any doubts, you may ask in the comments and I'll be happy to answer them accordingly. Students, एक important information आपके लिए कि स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए लेके आया है जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच, जिसमें आप अपने पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 12th of June से, तो मेक श्योर you subscribe that as soon as possible. You can use this code SKLife to get the maximum discount. That's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.